आज कई बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। खबर नंबर 1 कि कैसे ईरान ने गुपचुप काम जो रूस के साथ मिलकर किया, उसने अमेरिका का जो जान है वो हलक में लाकर रख दिया। क्या आपको याद है अमेरिका ने हमला किया था B-2 बॉम्बर से इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, उन्होंने कहा बर्बाद कर दिया। लेकिन अब खबर है कि रूस के साथ उन्होंने एक ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी को इजाद किया और उसका इस्तेमाल करके अब वो एक बड़ा काम करने जा रहा है। क्या परमाणु बम बनाने जा रहा है। अब सारे नीति नियम जो 2 महीने पहले ईरान ने ताक पर रख दिए कि अब बर्दाश्त नहीं होता। एक तो न्यूक्लियर बम बनाओ मत, परमाणु बम बने नहीं, उसके अलावा हमले भी क्यों, अब यह बर्दाश्त नहीं है। उसने हर तरीके के संबंध खत्म कर दिया अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से, और रूस और चीन उनकी मिलकर लगातार मदद कर रहा है। अंदर खाने से जो खबर निकल कर आई है वो आपको दिखाऊंगा। रूस ने एक बड़ा हमला जो यूक्रेन पर किया वो आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका के एक डील से इस कदर बौखलाया हुआ था इजराइल कि इजराइल ने कुछ कहा और अमेरिका घुटने के बल बैठता नजर आया। आखिरकार सऊदी अरब के साथ जो डील हुई है उस डील में थोड़ा सा हेर फेर किया गया है जिससे इजराइल खुश रहे। यही नहीं, लेबनान पर लगातार हो रहे हमले और उस हमलों के बीच जो लेबनान की सरकार ने अमेरिका से कहा वो सुनना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह का भारी दबाव था। और जाते जाते खबर आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं हमास ने क्यों कह दिया कि अब वो इस डील को मानता नहीं है। क्या एक बार फिर से बड़ा हमला होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर निकल कर आई है, ईरानियन साइंटिस्ट पहुंचे रशिया। रूस पहुंचे इससे तकरीबन 2.5 महीने पहले भी ईरान के जो साइंटिस्ट थे वो रूस में देखे गए थे। मुलाकात की तस्वीरें, वीडियोस भी निकलकर सामने आए थे। तब भी इसे जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन उस समय बताया गया था पावर प्लांट बनाया जा रहा है, उसके टेक्निक देखने आए। लेकिन अब जो खबर निकली है वो खास तौर पर ईरान विरोधी देशों और अमेरिका और इजराइल के लिए ठीक नहीं है। कैसे, जरा देखिए। ईरान के साइंटिस्ट रशिया पहुंचे, क्या करने के लिए? लेजर टेक्नोलॉजी लेने पहुंचे। रूस की लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान करेगा। ईरान के साइंटिस्ट खास तौर पर इसे ही लेने पहुंचे फॉर कंडक्टिंग ए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट विदाउट एन एक्सप्लोजन। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दुनिया को पता भी नहीं चलेगा और ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। यह दावा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब लगातार ईरान पर अलग अलग दबाव बनाए जा रहे थे। ईरान की घेराबंदी के लिए इजराइल को तो तैयार किया ही था, सऊदी अरब के साथ एक डील हुई थी, और अब ईरान के साइंटिस्ट फौरन पहुंचे रूस, वहां से लेजर टेक्नोलॉजी ली। लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल जब न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है तो जोरदार धमाका होता है, और जोरदार धमाके को जो सैटेलाइट ऊपर है, अमेरिकन सैटेलाइट्स वगैरह सैटेलाइट्स है, उसमें कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है गुपचुप तरीके से जो किया जा रहा है उसका टेस्ट भी हो जाएगा। न सैटेलाइट उसे कंडक्ट कर पाएगी, ना रडार पर आ पाएगा, और ना ही उसे कोई देख पाएगा। यानी आने वाला दिन वाकई अमेरिका और इजराइल के लिए घातक होंगे, क्योंकि ईरान ऐलान करेगा कि वो परमाणु बम बना चुका है। खबर यही नहीं, अगली खबर देखिए। गजा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को हमास ने खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव आया था गजा को लेकर, इसको हमास ने खारिज कर दिया। खबर क्या है? बोले ये फिलिस्तीनियों की राजनीतिक और मानवीय मांगों को पूरा करने में विफल है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, पहले दिन से हमास पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो हथियार छोड़ दे। अच्छा, हथियार छोड़ने का दबाव क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हमास के हाथ में, हमास के लड़ाके में मौजूद है और उनके हाथों में हथियार हैं, इजराइल चाहकर भी, इजराइल के सैनिक चाहकर भी गजा पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। ये हमास भी समझ रहा है। जिस दिन उसने हथियार छोड़े, बिल्कुल सोचिए, लेबनान तो एक देश है, गजा का तो अस्तित्व नहीं छोड़ा इन्होंने। सोचिए, लेबनान में हमला करने से नहीं बाज आते, वहां कैसे छोड़ देंगे? इसलिए हमास ने मना कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र ने जो गजा पर नया प्लान तैयार किया है वो प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं, हम किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे। हमास की सिर्फ 2-3 डिमांड है। डिमांड नंबर 1, पहले राजनीतिक स्थिरता है, पहले तो पूरा गजा पूरी तरह से वैसा ही बने और इसी बीच वहां सरकार स्थापित की जाए। इसके बाद वहां सेना का गठन हो और फिर अपने देश की सेना, यानी जो फिलिस्तीनियों की सेना होगी, उसके सामने ही हमास के लड़ाके अपना हथियार सौंपेंगे। अब आगे देखिए, एक खबर यह भी निकली, ये एक वीडियो निकल कर आई। पहले वीडियो देखते चलिए। वीडियो क्या है? इससे पहले भी ऐसी ही वीडियो दिखाई थी, लेकिन देखते चलिए। Saudi Arabia. Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? I mean, and also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with? Yeah, no, I am planning on doing it. They want to buy. They've been a great ally.
They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that. अच्छा, आपको याद होगा इससे पहले मैंने खबर दिखाई थी एक, जिसमें बताया गया था कि F-35 जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका सऊदी अरब को देने जा रहा है। ऐसा ही लड़ाकू विमान इजराइल भी इस्तेमाल करता है। अब इजराइल को जैसे ही पता लगा कि उससे बिल्कुल सटा हुआ सऊदी अरब भी वही लेने जा रहा है, उसको भी वही मिल रहा है F-35, यानी इजराइल ताकतवर नहीं रहेगा, उसकी ताकत को टक्कर देने के लिए सऊदी अरब भी तैयार है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सऊदी अरब वगैरह करते हैं ना सपोर्ट, मुस्लिम देश होने के नाते इजराइल भरोसा नहीं करता उन पर। अब क्या किया उसने, आंखें तरीरी, और नेतन्याहू के गुस्से की वजह से ट्रंप के तेवर ठंडे हो गए। अब क्या वजह है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, अमेरिका से सऊदी अरब को मिलने वाले F-35 लड़ाकू विमान इजराइल की तुलना में डाउनग्रेडेड होंगे। अमेरिकी कानून क्वालिटेटिव मिलिट्री एज QME के तहत इजराइल की तकनीकी बढ़त सुनिश्चित की जाती है। सऊदी F-35 में नहीं होंगे। इजराइल की उन्नत वेपन सिस्टम, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, नेक्स्ट जनरेशन AIM-260 मिसाइल। इजराइल 8 साल से F-35 संचालित कर रहा और बेड़े से अधिक जेट्स भी हैं, फिर भी इस डील का विरोध कर रहा था। यह खबर निकल कर आई है कि सऊदी अरब को जो F-35 मिले हैं वो इजराइल के पास जो F-35 है उसके मुकाबले बहुत हल्के होंगे। यानी इजराइल के गुस्से को शांत करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को हल्के लड़ाकू विमान दे दिए। बस देखते रहो, तमाशा देखो इनका, बस और क्या। अब आइए रूस से एक खबर निकली, वो भी आप जरा देखिए। देखिए जोरदार धमाका। यह कहां हुआ, जब एक रूसी मिसाइल ने टेरनोपिल में एक आवासीय इमारत पर हमला किया। कितने लोगों को जनहानि हुई नहीं हुई इसकी खबर निकल कर नहीं आई, लेकिन ये वाकई बहुत जबरदस्त हमला माना जा रहा था। इस हमले की रफ्तार आप देख सकते हैं किस तेज रफ्तार से वहां पर गया एक रूसी मिसाइल। इससे पहले शायद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, वो भी हमने आपको दिखाया था जब यूक्रेन के एक इलाके में शायद ड्रोन ने हमला किया था। अब यहां से निकला एक मिसाइल, रूसी मिसाइल है टेरनोपिल में ये जाकर रूसी मिसाइल गिरी और वहां पर आवासीय जो मतलब रिहायशी इलाका था वहां पर जाकर उसने हिट किया है। अब खबर आ जाती है लेबनान से जुड़ी। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब वो इस पूरे मामले को लेकर थोड़े सजग होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा जिस तरह से एक के बाद एक हमले इजराइल की तरफ से लेबनान में हो रहा है। खबर क्या है, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने अमेरिका से इजराइल को सीमा वार्ता में शामिल करने का आग्रह किया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा कि बेरूत इजराइल के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार है। बेरूत इजराइल के और वाशिंगटन पर दबाव डालेगा कि वह बताए कि लेबनान के प्रस्तावों का कोई जवाब क्यों नहीं मिला। यानी जो तमाशा बना दिया है डील को, उस डील के खिलाफ अब आवाज उठ रही है। और इन सब के बीच एक और तरह धमाका, कहां क्या हुआ जरा देखिए। तो ये खबर कहां से निकली पहले मैं आपको बता देता हूं। वेनेजुएला की एक तेल परियोजना में भीषण आग लगी। सूत्रों के हवाले से राइटर्स की रिपोर्ट। आसवन टावर में आग लगने से पहले विस्फोट की आवाज सुनी गई। सरकारी तेल कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं है, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी गड़बड़ी का संदेह है क्या है। लेकिन फिलहाल ये धमाका तो था, एक धमाके के साथ हुआ कि हमला है, घटना है, यह भी स्पष्ट नहीं है। नमस्कार।